मैरिज, जो कि यूजीसी सोशियोलॉजी नेट जेआरएफ सिलेबस का यूनिट 3 का भी पार्ट है और यूनिट 8 का भी पार्ट है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कहीं और से मैरिज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे पूरा वीडियो तो आप इसको शेयर भी करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। जैसा कि हम हर वीडियो में देखते हैं कि थिंकर्स क्या बोलते हैं किसी टॉपिक के बारे में, वैसा हम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले वेस्टर्न मार्क हैं, जिनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। वो बोलते हैं मैरिज इज मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, मतलब कि मैरिज मेल और फीमेल का एक लंबा चलने वाला रिश्ता होता है। फिर आते हैं हॉटन एंड हंट और वो बोलते हैं मैरिज इज अप्रूव्ड सोशल पैटर्न, मतलब मैरिज एक ऐसा सोशल पैटर्न है जिसको सोसाइटी अप्रूव करती है। फिर मेलिनोवस्की बोलते हैं मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब मैरिज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे बच्चे पैदा करने के लिए और उनका पालन करने के लिए किया जाता है। फिर है रेडक्लिफ ब्राउन, जो बोलते हैं मैरिज इज एसेंशियली एन अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब मैरिज महत्वपूर्ण रूप से स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है। फिर बॉमन एक थिंकर है जो बोलते हैं बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज आर सेक्स, ग्रेटिफिकेशन एंड डिजायर फॉर होम एंड चिल्ड्रेन, मतलब मैरिज का मेन उद्देश्य होता है सेक्स, ग्रेटिफिकेशन, साथ साथ बच्चे और घर के होने की इच्छा। इसी को बोलते हैं मैरिज। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज, कितनी टाइप के मैरिज होते हैं। सबसे पहले आता है मोनोगेमी। इसका मतलब होता है वन लाइफ पार्टनर एट वन टाइम, मतलब एक समय में आप किसी एक ही लाइफ पार्टनर के साथ में हो, इसी को बोलते हैं मोनोगेमी। ये दो टाइप का होता है, पहला है सीरियल मोनोगेमी और दूसरा है स्ट्रेट मोनोगेमी। सीरियल मोनोगेमी में क्या होता है, आप लीगली रूप से तब तक किसी और शादी नहीं कर सकते हो जब तक आपका पुराना स्पाउस या फिर उसे डाइवोर्स हो गया हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो, तब तक आप किसी और शादी नहीं कर सकते हो। दूसरा है स्ट्रेट मोनोगेमी। इसके बारे में मैंने सर्च किया, मुझे मिला नहीं सही से, तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। अगर आपको मिले तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। सेकंड टाइप है मैरिज का पॉलीगेमी। ये उल्टा होता है मोनोगेमी का। मोनोगेमी में क्या था, केवल एक स्पाउस रहेगा, और पॉलीगेमी में क्या रहेगा, बहुत सारे स्पाउस हो सकते हैं। ये भी कई टाइप का होता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है पॉलीएंड्री। अब पॉलीएंड्री क्या होता है, जिसमें एक वुमेन के कई सारे हस्बैंड रहेंगे, मतलब लड़की एक ही रहेगी बट उसके हस्बैंड कई सारे हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। याद कैसे करना है, चूंकि पॉलीएंड्री और पॉलीगेनी में आप काफी कंफ्यूज होते होंगे, तो इसको याद कैसे करना है, जहां पे एंड्री लास्ट में लगा हुआ है उसको मेल से जोड़ दीजिएगा और जहां पे गायनी लगा हुआ है लास्ट में उसको फीमेल जोड़ दीजिएगा। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और एंड्री का मतलब मेल, मतलब बहुत सारे मेल। और पॉलीगेनी कैसे याद करेंगे, पॉली का मतलब बहुत सारा और गायनी का मतलब फीमेल। अच्छा, गायनी का मतलब फीमेल कैसे होता है, इसको समझते हैं। आप गए होंगे हॉस्पिटल में तो वहां पे लिखा होगा महिला रोग, प्रसूति रोग, तो वहां पे होता है गायनिकोलॉजिस्ट, तो वहां से आता है गायनी। तो गायनी मतलब फीमेल और पॉली मतलब बहुत सारी। तो पॉलीगेनी क्या होता है, जिसमें मेल एक ही रहेगा बट फीमेल्स बहुत सारी रहेंगी शादी करने के लिए। और पॉलीएंड्री क्या होता है, जिसमें फीमेल एक ही रहेगी बट मेल्स बहुत सारे रहेंगे शादी करने के लिए। पॉलीएंड्री भी दो टाइप का होता है, एक होता है एडेल्फिक, जिसका दूसरा नाम है फेटर्नल, और दूसरा है नॉन एडेल्फिक, जिसका एक और नाम है नॉन फेटर्नल पॉलीएंड्री। तो अब देखते हैं एडेल्फिक पॉलीएंड्री क्या होता है। क्योंकि हमें पता है ये पॉलीएंड्री में क्या होता है, बहुत सारे मेल शादी करेगी, तो जो फीमेल रहेगी वो ऐसी जगह शादी करेगी जहां पे 2 या उससे अधिक भाई रहेंगे और उन सबसे शादी करेगी। यहाँ पे हम महाभारत की एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पे द्रौपदी एक ही थी बट उन्होंने 5 भाइयों शादी की थी, तो वो हो जाएगा एडेल्फिक पॉलीएंड्री। और नॉन एडेल्फिक में क्या होगा, लड़की एक ही रहेगी, मेल्स भी बहुत सारे रहेंगे बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो मेल्स भाई हों आपस में। एडेल्फिक वाले में भाई रहेंगे आपस में बट नॉन एडेल्फिक में आपस में भाई नहीं रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि एडेल्फिक क्या होता है, नॉन एडेल्फिक क्या होता है, या फिर एडेल्फिक का दूसरा नाम क्या है, या फिर नॉन एडेल्फिक का दूसरा नाम क्या है। तो ये सब याद कर लीजिएगा आप, इसीलिए मैंने अच्छे समझा भी दिया है। नेक्स्ट टर्म है प्रेफरेंशियल मैरिज। नाम से मालूम चल रहा है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग शादी करना। तो जिस जिस कल्चर में जो जो प्रेफरेंस होते हैं, जो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल शादी करते हैं। तो यहाँ पे जो फेमस प्रेफरेंशियल मैरिज है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उसको आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कजिन मैरिज। कजिन मतलब हम लोग जानते ही हैं कि या फिर जो हमारे रिलेटिव होते हैं उनसे शादी करना। तो इसमें 2 टाइप हैं, पैरेलल कजिन मैरिज और क्रॉस कजिन मैरिज। पैरेलल कजिन मैरिज में क्या होगा, इसमें मान लीजिए 2 भाई हैं और उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चे आपस में शादी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल कजिन मैरिज। या फिर मान लीजिए 2 सिस्टर्स हैं और उनके बच्चे हैं, तो वो आपस में शादी कर सकते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है पैरेलल कजिन मैरिज का। क्रॉस कजिन में क्या होगा, एक तरफ भाई रहेगा, दूसरी तरफ बहन रहेगी, तो भाई के बच्चे होंगे और बहन के बच्चे होंगे, तो भाई और बहन के बच्चे आपस में शादी करेंगे। पैरेलल में क्या था, भाई भाई के बच्चे आपस में शादी कर रहे थे या फिर बहन बहन के, इसमें भाई और बहन के बच्चे आपस में शादी करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक और टाइप का मैरिज है लेवरिएट मैरिज। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई फीमेल है, उसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया है, तो वो फीमेल उस हस्बैंड के भाई शादी कर लेगी, मतलब जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं देवर शादी करना, तो वो देवर से शादी कर लेगी।
एक और है सोरोगेट मैरिज। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई मेल है, उसकी वाइफ एक्सपायर कर गई है, तो वो मेल उस वाइफ की सिस्टर से शादी कर लेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं जीजा साली विवाह। अब एक फैक्ट है कैथलीन गफ का, जो जब स्टडी कर रही थी तो एक टर्म यूज की थी, तालिकेट्टू कल्याणम। ये क्या होता है देखते हैं आइए। इसमें जो मेल रहेगा वो फीमेल के नेक में एक गोल्ड की चेन बांधेगा, बट शादी के समय नहीं। जैसे वो लड़की प्यूबर्टी के एज में पहुंचेगी, प्यूबर्टी का मतलब होता है जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है, तो 14 के एज के राउंड एक मेल को चुना जाएगा जो फीमेल के गले में एक सोने की चेन बांधेगा और बाद में उससे शादी करेगा। तो एक टाइप का होता नहीं है पहले से रिजर्वेशन कराना, ये उस टाइप का है कि हमने सोने की चेन बांध दी है, अब ये दोनों बुक हो चुके हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं पैट्रियार्की में। एनीवे टर्म था और शायद पूछ भी ले तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखते हैं एंडोगेमी क्या होता है। जब भी एंडो आए इसका मतलब आपस में, और जब भी एक्सो आए इसका मतलब बाहर। तो एंडोगेमी में क्या होगा, आपस में शादी करना, चाहे आप एक ही रेस के रहें, चाहे आप एक ही एथनिक ग्रुप के रहें, चाहे आप एक ही रिलीजन के रहें, अगर आप आपस में शादी करते हैं तो उसको बोल देंगे एंडोगेमी। और एक्सोगेमी इसका अपोजिट है, आप बाहर शादी करते हैं, जो भी आपका ग्रुप रहेगा उसके बाहर शादी करते हैं। अब ये दो टाइप का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों टाइप को हम डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं। पहला है सगोत्रा एक्सोगेमी। स मतलब समान और गोत्रा मतलब गोत्र, जो हमारा हिंदू धर्म में होता है। तो आपस में जो समान गोत्र रहेंगे। एक्सोगेमी मतलब वो बाहर शादी करेंगे, आपस में समान गोत्र शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है सगोत्रा एक्सोगेमी। तो ऐसे लोग जिनके कॉमन एंसेस्टर रहे हों वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सगोत्रा एक्सोगेमी। चूंकि उनका गोत्र समान है इसलिए वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में 4 क्लैन रूल चलता है या फिर 4 गोत्रा एक्सोगेमी का रूल चलता है, उसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। अ गर्ल बॉय कैन नॉट मैरी टू अ गर्ल या फिर बॉय, मतलब इसमें जो लड़का है या लड़की है वो किसी और लड़का या लड़की शादी तब नहीं कर सकता है। इसकी 4 शर्तें हैं। पहला रूल है हिज हर फादर्स गोत्रा और क्लान, मतलब कि अपने पिता के गोत्रा या फिर क्लान में शादी नहीं कर सकता है या फिर कर सकती है। हिज मदर्स गोत्रा और क्लैन, अपने मम्मी के गोत्र और क्लैन में शादी नहीं कर सकता है या फिर कर सकती है। हिज ग्रैंड मदर्स गोत्रा, अपनी ग्रैंड मदर की गोत्रा में शादी नहीं कर सकते हैं। और हिज मैटरनल ग्रैंड मदर्स गोत्रा, अपनी नानी के भी गोत्रा में शादी नहीं कर सकते हैं। तो पापा मम्मी और दादी और नानी के गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सगोत्रा एक्सोगेमी। नेक्स्ट है समपिंड एक्सोगेमी। तो अगर आप यूपी बिहार से होंगे तो आप जानते होंगे कि पिंडा देते हैं, फिर पिंड बोलते हैं कि एक पिंड बनाते हैं, बोध गया में जाते हैं या फिर इलाहाबाद में जाते हैं और अपने जो एंसेस्टर होते हैं उनको हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि भोजन अर्पित कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पिंडा, समपिंड। तो सम मतलब एक ही और पिंड मतलब मैंने अभी बताया, और एक्सोगेमी मतलब बाहर। तो सेम पिंड के अगर आप हों तो आप शादी नहीं कर सकते हैं। ये हो गया समपिंड एक्सोगेमी। नेक्स्ट है विलेज एक्सोगेमी। नाम से मालूम चल रहा है विलेज के बाहर शादी करना, तो सेम विलेज में आप शादी नहीं कर सकते हैं, उसको बोल देंगे विलेज एक्सोगेमी। नेक्स्ट है टोटम एक्सोगेमी। इसमें वो ग्रुप आपस में शादी नहीं कर सकते हैं जो लोग सेम टोटम फॉलो करते हो। टोटम का मतलब क्या है, ऐसा ग्रुप जो सेम सिंबल की पूजा करता हो उसको बोल देंगे टोटम। तो अगर आपका टोटम सेम है तो आप शादी नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टोटम एक्सोगेमी। अब देखते हैं हिंदू मैरिज क्या होता है। तो हिंदू में मैरिज क्या होता है, एक सेक्रेड यूनियन होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है दो इंडिविजुअल के बीच में। इसके लिए बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, तो सारा हम अभी देखते हैं। पहले आता है फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। कितने टाइप के हिंदू मैरिज बताए गए हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कितने टाइप के हैं, तो 8 टाइप के होते हैं, आपको याद रखना है। और कहीं भी अगर आप जाएंगे ना शादी वादी में, तो अगर आप बोलेंगे कि मैं सोशियोलॉजी से मास्टर्स कर रहा हूँ, सोशियोलॉजी से यूजी कर रहा हूँ, सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर कोई हल्का सा पढ़ा रहेगा तो यही पूछता है कि कितने टाइप के मैरिज होते हैं। एक बार का मैं बताता हूँ इंसिडेंट कि मैं शादी में गया था, तो मुझसे एक अंकल थे, वो पूछ लिए कि हिंदू में कितने टाइप के मैरिज होते हैं, तो मुझे बताना पड़ा था, शायद आपको भी बताना पड़े, तो याद रख लीजिएगा। और अक्सर वाइवा में या फिर एग्जाम में पूछते हैं। नंबर 1 पे आता है ब्रह्म विवाह। विवाह का मतलब होता है मैरिज। सो इसमें क्या होता है, लड़की के लिए उसके घर वाले एक बढ़िया सा सूटेबल ग्रूम ढूंढते हैं, मतलब दूल्हा ढूंढते हैं, और खूब बढ़िया से लड़की को सजा वजा के उसको विदा करते हैं। इसके लिए बाकायदा रिचुअल्स और सेरेमनीज फॉलो की जाती हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्म मैरिज। सबसे बढ़िया माना जाता है इसको हमारे हिंदू सोसाइटी में। मैं नहीं मानता हूँ बट ये लोग मानते हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, लड़की खुद से नहीं ढूंढ रही है अपने लिए सूटेबल, लड़की के घर वाले ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि लड़की सक्षम तो है नहीं ढूंढने के लिए अपने लिए, तो उसकी जिम्मेदारी फैमिली ले रही है। ऐसा ये लोग नहीं कर सकते हैं कि लड़की को सक्षम बनाया जाए जिससे वो खुद ढूंढ सके कि उसको 25 साल या फिर 30 साल किसके साथ में रहना है। सेकंड नंबर पे आता है उससे थोड़ा सा नीचे दैव विवाह। इसमें क्या रहेगा, जो हमारे यहाँ का पुजारी रहेगा, जो हमारे यहाँ का प्रेस्ट रहेगा, जिसके साथ अपनी बेटी का विवाह फैमिली वाले कर देते हैं, ये ब्रह्म विवाह से थोड़ा कम प्रेस्टिजियस माना जाता है। थर्ड नंबर पे आता है आर्स विवाह। हिंदी में हम जानते हैं आर्स मतलब बैल होते हैं। जो ग्रूम होता है मतलब जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के बदले में दुल्हन के फादर को बैल या फिर गाय देता है। नेक्स्ट है प्रजापति विवाह। ये भी सिमिलर होता है ब्रह्म विवाह से,
बस डिफरेंस क्या होता है, ब्रह्म विवाह में पिता अपनी पुत्री को बहुत सारे आभूषण देता है, बट प्रजापति विवाह में आभूषण देना मैंडेटरी नहीं है, चाहे दे सकता है और चाहे नहीं भी दे सकता है। बस वो एक सुयोग्य वर के साथ, मतलब एक ब्राइड ग्रूम के साथ उसको विदा कर देता है, इस बात का प्रॉमिस करवाकर कि वो लोग सारी ड्यूटीज निभाएंगे। 5वें नंबर पे है गंधर्व विवाह, जो आज के समय का लव मैरिज है, उसी को हम बोलते हैं गंधर्व विवाह। मतलब लड़का और लड़की अपने हिसाब से एक पार्टनर सेलेक्ट करते हैं और उससे शादी करते हैं। 6 नंबर पे आता है असुर विवाह। इसमें जो ब्राइड ग्रूम होता है वो लड़की का पसंद रहे चाहे मत रहे तो उस फैमिली को बहुत सारा गिफ्ट देता है और रुपया देता है और उस लड़की से शादी कर लेता है। उसके बाद आता है राक्षस विवाह। इसमें जो लड़का होता है वो लड़की को उसकी फैमिली के विल के अगेंस्ट, मतलब इच्छा के अगेंस्ट, या फिर उस लड़की के इच्छा के अगेंस्ट उठा ले जाता है और शादी करता है। और 8वां और आखिरी है पिशाच विवाह। इसमें जब लड़की सोई हुई होती है या फिर कोई उसको ऐसा पदार्थ खिला देते हैं जिससे वो बेहोश हो या फिर वो मेंटली अनस्टेबल हो, उस समय उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और इसको बोलते हैं पिशाच विवाह। तो ये 8 टाइप थे विवाह के हिंदू मैरिज में। अब कौन कौन से राइट फॉलो करते हैं हिंदू मैरिज में वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता है वरमाला या फिर जयमाला। इसमें जो लड़का रहेगा और जो लड़की रहेंगे वो एक दूसरे को गार्लैंड मतलब माला पहनाएंगे, जो दिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कन्यादान। इसमें जो लड़की का पिता रहेगा वो लड़की को लड़के के हाथ में ट्रांसफर करेगा और इस बात का आश्वासन लेगा कि लड़का लड़की का ध्यान रखेगा। ये खासकर हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में ज़्यादा पाया जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो दान हम उस चीज़ का देते हैं जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, मतलब पदार्थ के रूप में होता है, जिसमें हमारा हक होता है। बट यहाँ पे कन्यादान की बात हो रही है, इसका मतलब इनडायरेक्टली लड़की को भी एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है। बट आप घर में सुने होंगे कन्यादान को लोग बहुत पवित्र मानते हैं क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं कैसे पैट्रियार्की हमारे ऊपर हावी हो गई है। नेक्स्ट राइट्स है हस्त मिलाप। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उनको एक पवित्र धागे या पवित्र कपड़े से उनका हाथ बांधा जाता है, इसको बोलते हैं हस्त मिलाप। नेक्स्ट है विवाह होमा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेड फायर। इसमें एक आग जलाते हैं जिसके आसपास मेल और फीमेल फेरे लेते हैं। तो जो हिंदी में हम लोग में होता है फेरे लेना, वही होता है होमा विवाह। नेक्स्ट है सप्तपदी। अब जो हमने आग जलाया हुआ है उसके चारों ओर 7 चक्कर लगाएंगे, इसको बोलते हैं सप्तपदी, मतलब 7 स्टेप्स। दोनों जो ब्राइड होता है और जो ग्रूम होता है वो दोनों चक्कर लगाते हैं और बहुत सारी कस्में खाते हैं। नेक्स्ट है सिंदूर या मंगलसूत्र। इसमें जो ग्रूम रहेगा मतलब दूल्हा रहेगा वो ब्राइड के मांग में मतलब माथे पे सिंदूर लगाएगा और उसको एक मंगलसूत्र पहनाएगा। कमाल की बात तो ये है, ये लड़कियों के लिए होता है बट लड़कों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे ये पहचान सके कि लड़के की शादी हो गया है। केवल लड़कियों को हम देख के पहचान सकते हैं सिंदूर से या फिर मंगलसूत्र से कि उनका शादी हुआ है। लड़के को आप देख के नहीं कह सकते हैं कि उनका शादी हो गया कि नहीं हुआ है। 7वें नंबर पे आता है आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग। इसमें जो घर के बड़े और बुजुर्ग लोग रहेंगे और स्टेज पर अक्सर आपने देखा होगा पीछे से हाथ रखते हैं, एक आशीर्वाद टाइप का देते हैं कि जाओ बेटा खुश रहो। भले ही शादी उनकी मर्जी से हुई या नहीं हुई है बट खुश रहने का आशीर्वाद जरूर देते हैं। अब है एम्स ऑफ हिंदू मैरिज, मतलब हिंदू मैरिज का क्या क्या एम होता है, क्या क्या उद्देश्य होता है। तो पीएस प्रभु और केएम कपाड़िया 2 थिंकर हैं, इन्होंने बांटा है। पहले नंबर पे आता है धर्म, मतलब कि ड्यूटी को निभाना, ये एक एम है हिंदू मैरिज का। सेकंड नंबर पे आता है प्रजा मतलब प्रोजनी, मतलब बच्चे पैदा करना, ये दूसरा एम है। और थर्ड नंबर पे आता है रति मतलब प्लेजर, ये तीसरा एम है। ये तीनों को आप सीक्वेंस वाइज याद करिएगा क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि इनमें से सबसे ऊपर क्या आता है। आप देखते हैं मुस्लिम मैरिज, इसमें निकाह बोलते हैं और ये 2 सेक्स का यूनियन होता है और इसे एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको सोसाइटी सहमति देती हो। अब इनके भी फॉर्म्स देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहला आता है निकाह, ये सबसे कॉमन इस्लाम में। इसमें एक रिलीजियस अथॉरिटी रहेगी जिसके सामने लड़का और लड़की एक्सेप्ट करेंगे कि वो एक दूसरे को कबूल हैं। सेकंड है मुताह, इसको टेम्परेरी मैरिज भी बोलते हैं, मतलब ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फिक्स पीरियड के लिए होता है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, उस पीरियड के बाद आप शादी तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है निकाह मिसियर, ये सुन्नी प्रैक्टिस करते हैं, इसके पहले वाला शिया करते थे और ये वाला सुन्नी करते हैं। इसमें जो कपल्स होते हैं वो अलग रहने का निर्णय करते हैं अपनी फैमिली से, बट जो हस्बैंड होता है वो बंधा नहीं होता है कि वो अपनी वाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट दे। नेक्स्ट है निकाह उर्फी, ये लीगल नहीं होता है और इसको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट कुछ गवाहों के साथ में इस मैरिज को हम कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू। नेक्स्ट है निकाह हलाला, अगर हस्बैंड वाइफ थे उनमें आपस में डाइवर्स हुआ बट कुछ समय बाद अगर वुमेन को रियलाइज हुआ कि मुझे फिर से शादी करनी चाहिए उससे, तो डायरेक्ट उससे शादी नहीं कर सकती है, उसके पहले उस लड़की को किसी और शादी करनी पड़ेगी, फिर उससे वो शादी तोड़नी पड़ेगी और तब जाके वो अपने पुराने हस्बैंड शादी कर सकती है। ये प्रैक्टिस काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और काफ़ी क्रिटिसाइज की जाती है, इवन मुस्लिम में भी इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट ये भी एक फॉर्म है मैरिज का। नेक्स्ट है निकाह तफवीद, इसमें दुल्हन के पास भी राइट होता है तलाक देने का। नेक्स्ट है फासिद, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर मैरिज,
मतलब ऐसा मैरिज जो रेगुलर ना हो। इसमें क्या होता है, शुरुआत में वो मैरिज वैलिड नहीं होता है, मतलब कि जो रूल्स हैं मुस्लिम्स के उसको फुलफिल नहीं करता है, बट बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं जिससे उस मैरिज को वैलिड करार दे सकते हैं अगर हम बाद में उनके रूल्स को एक्सेप्ट करें तो। उसी का अपोजिट है बातिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है फासिद क्या होता है, बातिल क्या होता है। तो बातिल में क्या होता है, ये ऐसा मैरिज है जो वैलिड नहीं है और इसको आप बाद में रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फासिद में क्या था, आप रिवर्स कर सकते थे कि मान लीजिए आपका मैरिज हुआ, वो वैलिड नहीं है, बट उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मान के आप उसको वैलिड कर सकते हैं। बट बातिल ऐसा मैरिज है जो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होता है, मतलब इसको नहीं करना है और सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब देखते हैं डाइवोर्स कितने टाइप के होते हैं मुस्लिम मैरिज में। नंबर 1 पे आता है तलाक, जिसको हस्बैंड द्वारा दिया जाता है। इसके भी टाइप्स हैं। ए नंबर पे आता है तलाक अल सुन्ना, ये सुन्नी लोग फॉलो करते हैं। ये 2 टाइप का होता है, तलाक अहसन और तलाक हसन। एक में अहसन है, एक में हसन है। तलाक अहसन में हस्बैंड पहले तलाक देता है और फिर तब तलाक देता है जब लड़की का मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना चल रहा हो, मतलब कि बीच में 28 दिन का गैप हो, उस समय वो तलाक देगा और उसके बाद नेक्स्ट 3 साइकिल तक, मतलब कि अगले 3 महीने तक उन दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, तब उस तलाक को सफल माना जाएगा। यह है तलाक हसन। फिर आता है तलाक हसन, इसमें लगातार जो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं फीमेल के, उन तीनों बार हस्बैंड को तलाक 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 कहना पड़े, मतलब हर मंथ अगर वो ऐसा कर लेता है तो इस तलाक को फाइनल माना जाता है, बट अगर बीच में मिस हो जाता है तो तलाक नहीं माना जाएगा। बी नंबर पे आता है तलाक अल बिदअ, यही रेगुलर फॉर्म है तलाक का। इसमें आता है ट्रिपल तलाक, इसमें एक ही बार बैठ के हस्बैंड बोलता है तलाक 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 और वहीं पे मैरिज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है खुला, जिसको बोलते हैं डाइवोर्स इनिशिएटेड बाय वाइफ, मतलब इसमें वाइफ डाइवोर्स देती है और बोलती है उसका जो मेहर था उसको वापस किया जाए। अगर हस्बैंड एग्री करता है तो डाइवोर्स को ग्रांट कर देते हैं, बट अगर हस्बैंड मना करता है तो इस्लामिक कोर्ट में जाएंगे और तब वहाँ से तलाक लेना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्म है मुबारत, मतलब म्यूचुअल कंसेंट। इसमें बोथ हस्बैंड और वाइफ आपस में एग्री करते हैं कि उनको डाइवर्स चाहिए और वो डाइवर्स ले लेते हैं। नेक्स्ट है फस्क, इसमें जो इस्लामिक कोर्ट होता है वो डाइवर्स देता है। कब देता है, जब लड़का लड़की का खर्च नहीं उठा पा रहा है या फिर उसके साथ क्रूएल्टी कर रहा है या फिर वो इम्पोर्टेंट है, इस बेसिस पे फर्स्ट तलाक दी जाती है। नेक्स्ट है तलाक ए तफवीद, इसमें हस्बैंड छूट देता है अपनी वाइफ को कि वो भी चाहे तलाक ले सकती है या फिर मैरिज के टाइम पे या फिर बाद में, तो जब भी वाइफ का मन करेगा वो तलाक ले सकती है। ये सारे फॉर्म्स थे तलाक के मुस्लिम मैरिज के। अब देखते हैं 7 रिचुअल्स ऑफ मुस्लिम्स। ये मुझे 2 बुक में मिला, दोनों में अलग अलग मिला, तो मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एक बुक में था कि 7 टाइप का होता है, जिसमें 7वां आता है, 2nd नंबर पे अकीका आता है, 3rd नंबर पे चिल्ला आता है, 4th नंबर पे बिस्मिल्लाह आता है, 5th नंबर पे खतना आता है, 6th नंबर पे निकाह आता है और 7th नंबर पे मैयत आता है। तो ये 7 रिचुअल्स थे मुस्लिम जो फॉलो करते हैं उनके पूरे लाइफ स्पैन में। बट सेकंड किताब में कुछ और दिया हुआ था जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अब उसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता है शहादा, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई और भगवान नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है अकीका, इसको बच्चे के जन्म के 7वें दिन मनाते हैं और अक्सर एक एनिमल का बलि देते हैं, मतलब सेक्रीफाइस करते हैं एक एनिमल को। 3rd नंबर पे आता है खतना, इसमें जो मेल जेनिटल होता है उसके आगे का जो कवर होता है उसको काट देते हैं। 4th नंबर पे आता है निकाह, मतलब मैरिज। हमने भी डिस्कस किया निकाह क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो 4th नंबर पे ये परफॉर्म करते हैं। ये जो पूरे लाइफ में वो लोग परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते जा रहे हैं। 5th नंबर पे आता है जनाजा, इसमें जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको ले जाके दफना देते हैं। 6th नंबर पे आता है हज, इसमें जो मक्का है वहाँ की यात्रा करते हैं, जो एक धार्मिक स्थान है वहाँ पे जाते हैं और प्रे करते हैं। 7th नंबर पे आता है जकत, जिसका मतलब चैरिटी, मतलब दान देना। इस तरीके से हमने देखा जो 7 रिचुअल होते हैं मुस्लिम के वो कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं मेहर, मतलब डावर क्या होता है मुस्लिम में। इसमें जो ब्राइड ग्रूम होता है वो ब्राइड को एक पेमेंट ऑफर करता है शादी के समय में। जब भी वो लोग डाइवोर्स लेने वाले होंगे उस समय जो पैसा या जो पेमेंट डिसाइडेड रहेगा, लड़का लड़की को वो मेहर प्राइस देगा। इसी को बोलते हैं मेहर या फिर डावर। अब इसके भी कई टाइप होते हैं, बट चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, नाम पढ़ दे रहा हूँ और उसको मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ भी सकते हैं। पहले नंबर पे आता है मेहर अल मिथल, 2nd नंबर पे आता है मेहर अल मुसम्मा, 3rd नंबर पे आता है मेहर मुअज्जल और 4th नंबर पे आता है मेहर मुअज्जल। एक था मुअज्जल, एक मुअज्जल, तो अ और व का अंतर है। ये 4 टाइप के मेहर हैं। अब जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं फैमिली से रिलेटेड वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब इसको देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे आता है अनुलोम विवाह, इसको बोलते हैं हाइपरगैमी। इसमें क्या होगा, लड़का हाई कास्ट से होगा और लड़की लो कास्ट से होगी। ये दोनों अगर शादी करते हैं इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। हालांकि सोसाइटी इसको भी एक्सेप्ट नहीं करती है,
बट तभी ये काम चलाऊ होता है और इसका एक और नाम है हाइपरगैमी। सेकंड नंबर पे आता है प्रतिलोम विवाह, जिसको बोलते हैं हाइपोगैमी। इसमें लड़की हाई कास्ट की होगी और लड़का लो कास्ट का होगा। अगर ये दोनों शादी करते हैं तो इसको बोलेंगे प्रतिलोम विवाह और सोसाइटी इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। मनु ने इससे उत्पन्न बच्चे को पिशाच बताया था। इसका मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा करती सोसाइटी, क्योंकि वो मानती है कि लड़की का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, तो वो लड़के के घर जाएगी, तो जिस कास्ट में वो जाएगी उसी कास्ट का बच्चा होगा। मान लीजिए लड़की हाई कास्ट से है और वो लो कास्ट में जाती है, तो बच्चा लो कास्ट का होगा, इसीलिए सोसाइटी इसको निषेध करती है। तो ये पैट्रियार्की का एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या होता है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट टर्म है कोनोगैमी। जब कभी ग्रुप मैरिज होता है उसको बोलते हैं कोनोगैमी। अक्सर आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो हमारी होती है वो इनिशिएटिव लेती है, एक साथ ग्रुप में बहुत सारी शादियां करवाती है, इसको बोलते हैं ग्रुप मैरिज या फिर कोनोगैमी। नेक्स्ट टर्म है मॉर्गेनेटिक मैरिज। मैंने सर्च किया, मुझे मिला नहीं, अगर आपको मिले तो आप मेंशन कर दीजिएगा, मैंने वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है। नेक्स्ट टर्म है आइसोगैमी। ये लुई डूमा दिए थे और इसमें क्या होता है, ऐसे कपल्स के बीच में शादी होती है जो सेम स्टेटस के होते हैं, मतलब उनका स्टेटस समान होता है। ऐसा नहीं है किसी का स्टेटस बहुत हाई है और किसी का बहुत लो है उसमें शादी हो जाए। अगर सेम स्टेटस में शादी होती है तो बोल देंगे आइसोगैमी। नेक्स्ट टर्म है सोलोगैमी। इसमें क्या होता है, वुमेन खुद से शादी कर लेती है, हस्बैंड की जरूरत नहीं पड़ती है, यह है सोलोगैमी। एक टर्म है मेट्रोनिमिक। इसको आप नाम से याद करने का ट्राई करिएगा। मेट्रो मतलब मम्मी या फिर मैट्रियार्की। सो ऐसी सोसाइटी जिनमें बच्चों के नाम के पीछे उनकी माँ का भी नाम जोड़ दिया जाता है उसको बोल देंगे मेट्रोनिमिक। और ऐसी सोसाइटी जिसमें बच्चे के नाम के पीछे उसके पिता का नाम होता है उसको बोल देंगे पेट्रोनिमिक। नाम आपने सुना होगा सचिन रमेश तेंदुलकर, तो उनके पिता का नाम जोड़ा गया है तो वो हो जाएगा पेट्रोनिमिक। नेक्स्ट है बीना मैरिज। इसमें क्या होता है, शादी तो होती है बट लड़की विदा होके लड़के के घर पे नहीं जाती है, जिस घर से वो रहती है वहीं पे रुक जाती है। नेक्स्ट टर्म है कंपेनिएट मैरिज। इसमें क्या होता है, जब तक हस्बैंड और वाइफ को बच्चे नहीं हुए होते हैं वो लोग इजीली म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं, बट बच्चा पैदा होने के बाद उनको कोर्ट जाना पड़ेगा डाइवोर्स लेने के लिए। नेक्स्ट टर्म है एलिमोनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एलिमोनी क्या होता है। तो डाइवोर्स के बाद अगर लड़का लड़की का खर्चा वहन करता है, मतलब मेंटेनेंस देता है, फाइनेंशियल पेमेंट करता है, तो उसको बोलते हैं एलिमनी। नेक्स्ट टर्म है कस्टमरी मैरिज। जब पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर कस्टम के अकॉर्डिंग हमारा मैरिज परफॉर्म होता है उसको बोल देंगे कस्टमरी मैरिज। नेक्स्ट है एक बुक है द फ्यूचर ऑफ पेरेंटहुड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक है जेसी बर्नार्ड की, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको याद कर लेना है। एक और फैक्ट है एक्सोगैमी जो टर्म होता है उसको JF मैक्लेलन कॉइन किए थे, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। जितने फैक्ट्स थे, जितनी थीरीज थी, सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसका MCQ भी मिल जाएगा, उसको भी जाके आपको लगा लेना है।